जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि विभिन्न शिक्षक भर्ती एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि आप यूपी टेट एग्जाम में 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं, जिसमें कि साथियों आपको न्यू सिलेबस के अनुसार 15 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल मिलने वाले हैं और वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक के 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पिछले 7 वर्षों का विश्लेषण चार्ट भी मिलने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा किस टॉपिक से किस बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जहां से आप पता कर सकते हैं कौन सा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। यहां पर कहा गया है गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों, गणित के अधिगम निर्योग्यता का जो आकलन है सबसे उचित तरीके से निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं निदानात्मक परीक्षण के दौरान अधिगम में जो त्रुटियां होती हैं उनकी पहचान की जाती है, जिसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन त्रुटियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। पहला है गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये तो सही है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, सही है। संख्याएं स्थान मापन आदि गणित के आधार है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये गलत है, क्योंकि भाई मेरे गणित में जो सामान्यकरण का क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है, ना कि संकुचित। अर्थात जो ऑप्शन सी है ये गलत है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। ध्यान रखना, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता, यह हमें बताना है। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल भैया ये तो सही का बात है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, तो मेरे भैया ये गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए भाई, जो गलतियां विद्यार्थी जो कर रहे हैं वो किस प्रकार की प्रकृति है गलतियों की बताना है। इसको जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भैया, तो इसे कहा जाता है गणित में त्रुटि विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता। ध्यान रखिए, नहीं दर्शाता यहां पर बोला गया है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है भैया, ये तो सही कथन है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल भैया। गणित से क्या होता है, जो हमारा विचार प्रक्रिया होती है उसका क्या है, गणितीय रूप उसको दिया जाता है। ठीक है,
ऑप्शन सी में है गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। तो मेरे भैया एक कथन क्या है, गलत है, क्योंकि गणित भैया अमूर्त विज्ञान है, लेकिन यहां पर कहा गया अमूर्त विज्ञान नहीं है। तो भैया ये सही नहीं दर्शा रहा है गणित की प्रकृति को। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, अपनी आयु बताते हुए कक्षा 3 के दीपक पांडे जो कि एक शिक्षक हैं, वो कहते हैं मैं 3 दहाइयों और 5 इकाइयों से ज्यादा हूं, परंतु 4 दहाइयों से कम हूं। ठीक है, वो अपनी आयु को इस तरह से बताते हैं। तो बताना उनका उद्देश्य क्या है यहां पर। तो भाई मेरे यहां पर क्या है, वो देखिए जो दीपक पांडे शिक्षक हैं अपनी आयु बता रहे हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं, इकाई दहाई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना कम हूं कितना ज्यादा हूं, अर्थात यहां पर वह बच्चों को स्थानीय मान की ज्ञान की जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। क्लियर ना। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और यदि साथियों आपको अन्य विषयों के वीडियो देखना है तो आपको सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। कहा गया है किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न है। एक प्रश्न है कि किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, बताना है। जो प्रश्न है वो कैसा है। तो मेरे भैया ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणा 24 होगा। 6 गुणित 4 कर दो 24 हो जाएगा, 3 गुणित 8 कर दो तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुणित 2 कर दो तो 24 हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक। अर्थात यह मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझते जा रहे हैं ना सभी लोग। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अबेकस के प्रयोग से बताएंगे आप लोग क्या होगा करेक्ट आंसर। यहां पर बच्चों के स्थानीय मान की महत्ता को समझाया जा सकता है। बिल्कुल भैया, अबेकस के प्रयोग से आप बच्चों को स्थानीय मान की महत्ता को समझा सकते हैं। बच्चों को बिना त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। बिल्कुल भैया, ये भी सही बात है। बच्चों में गणना की परिशुद्धता का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, ये सभी कुछ आवेश से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है। मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, मानसिक कार्य, मौखिक गणित और लिखित कार्य ये सभी ही प्राथमिक स्तर पर गणित विषय पर कार्य हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है प्रारंभिक कार्य कौन सा है। तो भैया यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल के बच्चों की। तो भैया सबसे पहले उनका प्रारंभिक कार्य क्या है, आपका मौखिक गणित। सबसे पहले आप बच्चों को क्या करेंगे, मौखिक गणित सिखाएंगे। ये यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। आवधिक परीक्षा बताना है। जो आवधिक परीक्षा है भैया ये कब किया जाता है या इसके बारे में बताना है। 4 में से कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई जो आवधिक परीक्षा होती है, इस परीक्षा को अधिगम के दौरान किया जाता है। मतलब क्या है, जब बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो उसी दौरान क्या है, एक शिक्षक ये परीक्षा लेता रहता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ है चला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। एक शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि वह दिन के समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों को करने के लिए खर्च करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, बताएं आप लोग। जो शिक्षिका बच्चों से पूछ रही है कि वह दिन के समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों के लिए खर्च कर रहे हैं। शिक्षिका का यहां पर वास्तव में उद्देश्य क्या है,
तो मेरे भैया वह दिन के हिस्से की बात कर रही है कि भैया आप दिन का आधा हिस्सा व्यतीत कर रहे हैं, कि दिन का आप 1/4 हिस्सा व्यतीत कर रहे हैं, कि आप दिन के 2 घंटे व्यतीत कर रहे हैं या 3 घंटे आप किन किन गतिविधियों में खर्च कर रहे हैं। तो यहां पर शिक्षिका का उद्देश्य है कि बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना। ठीक है, बच्चों में क्या है, इससे भिन्न की समझ विकसित होगी यदि वह दिन के हिस्सों के हिसाब से बताएंगे कि कितना कितना टाइम वह गतिविधियों में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहार परिवर्तन होता है वह है। बताएं आप लोग, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में जो ज्ञान उपयोग संबंधित है, बताना है इससे क्या व्यवहारिक परिवर्तन छात्र के जीवन में होता है गणित शिक्षण से। तो इससे क्या होता है, छात्रों में समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना। ये यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ भाई चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है। अवधारणा का स्पष्टीकरण। बिल्कुल भैया, जो पाठ्य पुस्तक गणित की उसमें अवधारणा जो भी दी हुई है उनका स्पष्टीकरण वहां पर होना चाहिए। उनमें क्या है, क्रमबद्धता भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर जाते हैं उसी तरह से जो अवधारणा है उनमें भी क्रमबद्धता होनी चाहिए और जो अवधारणा है उनको व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहिए। इसलिए भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी ए सभी के साथ जाएगा। चलिए अगला है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। बताएं आप लोग, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है कि समस्या को हल निकालने की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल सही है। और तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ये भी सही है क्योंकि भैया गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। यहां पर बताइए शिक्षक कैसा है। तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कमजोर या दोनों में जब कोई तुलना इस प्रकार से की जाती है तो भैया यहां पर लैंगिक पक्षपात की बात होती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।